हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। मैं ललित टेकवानी टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे ज्योग्राफी के पार्ट चल रहे हैं, सबसे पहले हमने सौरमंडल पढ़ा, फिर वायुमंडल, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य की गतियाँ, चंद्रमा की गतियाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा के बारे में इंफॉर्मेशन, उपसौर, अपसौर, अपभू, उपभू, ब्लू मून। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है गतियां। क्या टॉपिक है? गतियां। तो सूर्य जो है वो आकाशगंगा दुग्ध मेखला के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इन चक्कर को क्या कहते हैं? इन चक्कर को कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। इन सबका अपना अपना अलग अलग टाइम है पूर्ण करने का, और सभी अपने अक्ष पर भी गति कर रहे हैं, सभी अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गतियां जान लेते हैं कि कौन कितने दिन में कंप्लीट करता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वन लाइनर क्वेश्चन में आते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक है। तो सूर्य अपने अक्ष पर जिसको क्या कहते हैं? घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। कितने दिन में है? 25 दिन में, 25 दिन में, ठीक है। और आकाशगंगा दुग्ध मेखला के चारों ओर कितने में कंप्लीट करता है? परिक्रमण गति कितनी है? 25 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, ठीक है ना। घूर्णन गति 25 दिन, परिक्रमण गति 25 करोड़ वर्ष। अब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी की। पृथ्वी आपको पता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसको बोलते हैं परिक्रमण गति, ठीक है। इसको कक्षीय गति भी कहते हैं। सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूम रही है। कक्षीय गति क्यों कहते हैं? सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूम रही है, इसलिए कक्षीय गति, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन गति, और इसी गति के कारण दिन रात होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दैनिक गति, ठीक है। दैनिक गति, घूर्णन गति, कभी कभी परिभ्रमण गति भी बोल देता है एग्जामिनर, परिभ्रमण गति भी बोल देता है। इसलिए आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पृथ्वी की घूर्णन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सभी, घूर्णन गति, दैनिक गति या परिभ्रमण। वो परिक्रमण है, ये तो परिक्रमण है, ये परिभ्रमण है, ठीक है। तो ये कितने दिन में, कितने घंटे में पूरा होता है? 23 घंटे, ठीक है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में। ये याद रखना, घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति, ठीक है। अब हम बात करते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, इसको मैंने आपको एक और नाम क्या बताया? कक्षीय गति, ठीक है। क्या बताया? कक्षीय गति, या फिर इसको एक और कहते हैं वार्षिक गति के नाम से भी कभी कभी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये कितने समय में पूरा करती है? आपको सबको याद होगा, 365 दिन, है ना। 365 दिन 5 घंटे, ये यहाँ पे दिन लिख देता हूँ, है ना। 5 घंटे और 48 मिनट। तभी हर चौथे साल 366 दिन होते हैं, और 366 दिन का दिन होता है हर चौथे साल, ठीक है। अब ये याद रखना, घूर्णन गति, दैनिक गति, परिभ्रमण गति, क्योंकि एग्जामिनर इन तीनों में से कुछ भी दे सकता है। परिक्रमण गति, कक्षीय गति, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। आपको पता है जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसकी कुछ परिक्रमण गति होगी, और अपने अक्ष पे भी लगा रहा है, तो इसकी कुछ घूर्णन गति होगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं घूर्णन गति। चंद्रमा की घूर्णन गति कितनी है? तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ठीक है। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, ठीक है। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण गति में कितना समय लगता है? परिक्रमण गति में लगता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आईएमपी टॉपिक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी गतियों का, सूर्य की गतियां, पृथ्वी की गतियां, चंद्रमा की गतियां, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और उपसौर अपसौर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं उपसौर, अपसौर और उपभू और अपभू की, कि क्या है आखिर ये। तो मेरी बात सुनो, जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है।
तो ये मान लो ये पृथ्वी यहाँ पे भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी, यहाँ भी आएगी। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ठीक है, तो नजदीक को ही कहा जाता है उपसौर। किसको कहा जाता है? नजदीक को। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा कि ये पास में है। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको पास में बना दिया। और सबसे दूर जब रहती है तो उसको क्या कहते हैं? अपसौर। ठीक है, सबसे दूर, सबसे दूर अपसौर, सबसे पास में उपसौर। अब आजकल एग्जामिनर इनकी डेट पूछने लग गया कि भाई उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको शॉर्टकट ट्रिक के लिए बता रहा हूं। ये 3 आपको सीधा के सीधा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 3 में कोई रुकावट नहीं है। तो उपसौर कब होता है? 3 जनवरी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 में रुकावट आ रही है तो उसके बाद कौन सा शब्द आ रहा है? सीधे सीधे 4। तो अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। ठीक है, उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। अब इनकी कभी कभी दूरी भी पूछ लेता है कि इतनी पास में है तो कितनी दूर, इतनी दूर है तो कितनी दूर, और औसत भी पूछ लेता है। तो हम तीनों चीजें समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ औसत। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी कितनी है? आपको पहले से ही पता होगी, सौर मंडल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर औसत दूरी है। लेकिन सबसे पास और सबसे दूर कितनी कितनी है? ठीक है, तो सबसे दूर है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और सबसे पास कितनी है? 14.75 करोड़ किलोमीटर बोलता है। 14.7 या 14.75 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपका ये समझ में आया होगा उपसौर अपसौर क्या है। ठीक है, सबसे दूर तो अपसौर कब होता है? 4 जुलाई। कितने किलोमीटर दूरी? 15.2 करोड़ किलोमीटर। सबसे पास उपसौर 3 जनवरी, 14.75 करोड़ किलोमीटर। और औसत दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपभू और अपभू की। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। इसमें अप आ रहा था आगे, तो क्या थी? सबसे अधिक दूरी। ठीक है, इसमें भी अप आ रहा है तो सबसे अधिक दूरी, तो ये क्या कहला जाएगा? अपभू। अपभू किसको बोलेंगे? सबसे अधिक दूर होगा जब, सबसे अधिक दूरी। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होगा तो उसको अपभू कहेंगे। जब सबसे पास में होगा तो उसको उपभू कहेंगे। जब सबसे पास में होगा तो उसको क्या कहेंगे? उपभू। वैसा ही है, इसको उपसौर कहेंगे। सबसे पास में सूर्य पृथ्वी के होगा तब उपसौर, सबसे पास में चंद्रमा पृथ्वी के होगा तो उपभू। ठीक है, अब ये भी वैसे ही पूछ लेता है कि दूरी कितनी है भैया, हमको दूरी बताओ। एग्जामिनर पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी, औसत दूरी भी उस दिन मैंने आपको बताई थी सौर मंडल के टाइम पे, कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर। अब सबसे नजदीक दूरी कितनी है ये भी पूछ लेता है। कितनी है? 3,64,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,64,000 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे अधिक दूरी कितनी है? 4,06,000 किलोमीटर। 4,06,000 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पास में उपभू चंद्रमा पृथ्वी के, और सबसे दूर अपभू। ठीक है, दूरी भी मैंने आपको बता दी कितनी कितनी, औसत दूरी भी मैंने आपको बता दी। अब एक और कंडीशन बनती है, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे अधिक नजदीक होती है ना, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे अधिक नजदीक होती है तो इसको सुपर मून भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सुपर मून। ऐसा एग्जामिनर पूछ लगा कि सुपर मून कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक हो। इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। 14% बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, सुपरमून किसको कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक हो। इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देगा, 30% अधिक चमकीला दिखाई देगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो स्टूडेंट सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी चंद्रमा के बारे में देना चाहता हूं, क्योंकि सूर्य के बारे में और पृथ्वी के बारे में मैं आपको सौरमंडल में ही जानकारी दे चुका हूं। चंद्रमा के बारे में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो पर्याप्त है, किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो आइए हम चंद्रमा के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है,
चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। एग्जामिनर इंग्लिश में देता है इसीलिए मैंने सेलेनोलॉजी लिखा है। अगर आपको हिंदी चाहिए तो चंद्र विज्ञान, क्या बोलेंगे, चंद्र विज्ञान। वैसे तो वो यही देता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेलेनोलॉजी। 2016 एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, चंद्र विज्ञान, मेरे साथ बोलते जाइए आप भी। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी, चंद्र विज्ञान। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। आप जानते होंगे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, चंद्रमा को कौन सा ग्रह कहा जाता है, जीवाश्म ग्रह। चंद्रमा पर उपस्थित धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा पर उपस्थित धूल के मैदान को शांति सागर के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है, पूरे सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह। पहला कौन सा है, गैनीमीड। किसका है, बृहस्पति का। याद होगा आपको, पता है मुझे। तो पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह, जैसे कि मैंने आपको बताया औसत दूरी, हालांकि मैंने आपको बता दिया है लेकिन मैं वापस लिख दिया ताकि आपको याद ही हो जाए औसत दूरी। तो 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी क्या है, औसत दूरी। इसका व्यास कितना है, चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर। ये किसी किसी बुक में 3472 दे रखा है, किसमें 3474, 3476, लेकिन मैंने अधिकतर देखा एग्जामिनर 3480 ऑप्शन में देता है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 3480। पृथ्वी से हम चंद्रमा का 57 से 59% भाग देख सकते हैं। कितना, 57 से 59। अगर आपके ऑप्शन में दोनों हो तो आप 59 लगाइएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57 से 59% भाग दिखता है। चंद्रमा पर तापमान में बहुत अधिक डिफरेंस पाया जाता है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 214 डिग्री सेल्सियस होता है, रात का माइनस का 243 डिग्री सेल्सियस, लगभग 450 डिग्री का अंतर पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है चंद्रमा का तापमान दिन का 214 डिग्री सेल्सियस, रात का माइनस का 243 डिग्री सेल्सियस। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, ठीक है। हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं फिजिक्स में, जो कि हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/81 गुना है, ठीक है। 1/81 गुना है, मेरे साथ बोलते जाइए, 1/81 गुना है, ठीक है। चंद्रमा पर ऐसा क्वेश्चन आता है, चंद्रमा पर कौन सी धातु पाई जाती है, भैया टाइटेनियम धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, टाइटेनियम धातु, ठीक है। चंद्रमा का झुकाव कितना है, ज्यादा नहीं है, 5 डिग्री झुकाव है। कितना झुकाव है चंद्रमा का, 5 डिग्री। पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। मंगल का झुकाव कितना है, 25 डिग्री। याद करते जाइए, पिछले भी आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चंद्रमा का झुकाव कितना है, 5 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पाया जाता है, भैया चंद्रमा पर पाया जाता है। यहीं पे अपने अंतरिक्षयान जो लोग उतारते हैं यहीं पे उतारते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला अंतरिक्षयान, मानव रहित अंतरिक्षयान लूना 2 1959 को रूस द्वारा भेजा गया। पहला अंतरिक्षयान चंद्रमा पर कब भेजा गया, 1959 में। किसके द्वारा भेजा गया, रूस द्वारा भेजा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, कौन सा है, लूना 2 है। अब पहला मानव, जिसमें मानव भी था, पहला मानव युक्त अंतरिक्षयान अपोलो 11 1969 में भेजा गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि पहला आदमी कौन था जिसने चंद्रमा पर कदम रखा। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। नील आर्मस्ट्रांग, आपने नाम सुना होगा, पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर भारत द्वारा भी भेजा गया। भारत द्वारा भेजा गया पहला चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C 11 भेजा गया, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008 को। और अभी जो भेजा था, जो कि असफल हुआ था, आपको उसके बारे में जानकारी होगी। वो कब भेजा गया, 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। इनके बारे में आपको संपूर्ण डिटेल चाहिए तो हम अंतरिक्ष जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकरा के पृथ्वी पर आता है, तो कितना समय लेता है, 1.3 सेकेंड। कितना समय लेता है, 1.3 सेकेंड, ठीक है। कितना समय लेता है, 1.3 सेकेंड। याद रखिएगा कितना समय लेता है, 1.3 सेकेंड। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक और बार रिवाइज करा देता हूँ। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसके धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसकी औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57 से 59% भाग दिखता है। आप भी बोलते जाइए साथ में।
तापमान, दिन का तापमान 214 डिग्री सेल्सियस है, रात का तापमान -243 डिग्री सेल्सियस है। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। व्यास, पृथ्वी के व्यास का 1/81 है। यहाँ पे टाइटेनियम नामक धातु पाई जाती है, इसका झुकाव 5 डिग्री है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। पहला अंतरिक्ष यान मानव रहित लूना 2 1959 में रूस द्वारा भेजा गया, ठीक है। पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान अपोलो 11 1969 में भेजा गया। पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरा, भारत द्वारा भेजा गया। चंद्रयान प्रथम 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया तथा दूसरा चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को भेजा गया। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अच्छे से समझना। तो मेरी बात सुनो, आपको जैसा कि पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। आपको जैसा कि पता है ना। तो अब हम बात करते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के। तो चंद्रमा कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा और सूर्य का कुछ भाग ढक जाएगा या आंशिक भाग ढक जाएगा, उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। आपको मैं बता दूं ग्रहण की क्या होती है डेफिनेशन। ग्रहण उस चीज को कहते हैं जब कोई वस्तु छिप जाती है या धुंधली दिखती है, साफ नहीं दिखती है, काली दिखती है, उस स्थिति को कहते हैं ग्रहण। तो आप खुद ही देखियो, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा से सूर्य का सीधा सीधा भाग तो दिखेगा नहीं, या थोड़ा आधा दिखेगा, या पूरा ही नहीं दिखेगा, या काला दिखेगा, जैसा भी होगा उसको क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण किसको कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो जब सूरज का पूरा भाग ढक जाए, सूरज का पूरा भाग ढक जाए, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पूरा भाग ढक जाए, पूरा भाग ढक जाए तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भाग ढक जाए सूर्य का, मतलब आधा सूर्य दिखे या थोड़ा सा सूर्य दिखे, तो उसको क्या कहेंगे अपन, आंशिक सूर्य ग्रहण, है ना। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, आई होप। आंशिक सूर्य ग्रहण। अब एक और क्वेश्चन ये बनता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। मेरी बात सुनो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में सूर्य हमेशा स्थिर रहेगा, स्थिति खाली चंद्रमा और पृथ्वी की बदलेगी, ठीक है ना। सूर्य अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सूर्य को स्थिर रहेगा, स्थिति बदलेगी चंद्रमा और पृथ्वी की। सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा बीच में आता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण के दिन पृथ्वी बीच में आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। आई होप आपका सूर्य ग्रहण क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और ग्रहण भी क्लियर होगा, कोई भी चीज धुंधली दिखे, साफ नहीं दिखे तो उसे ग्रहण कहते हैं, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, मतलब फिर सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं पड़ता तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूरा सूर्य नहीं दिखे तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण, थोड़ा सा सूर्य नहीं दिखे तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण। कब होता है सूर्य ग्रहण, अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। किसकी बात कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण की। तो जैसा कि आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति आती है, आपको पता है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के द्वारा आता है। तो ऐसी स्थिति आती है कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंचता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तथा सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, तो उस स्थिति को कहते हैं हम चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण हमारा होता है पूर्णिमा के दिन। कब होता है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। इसमें भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या है, जब पूरा चंद्रमा मतलब पूरा ढक जाए और आंशिक, ठीक है। ये कब होता है, पूर्णिमा के दिन। अब एक और क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन क्या आता है चंद्र ग्रहण से रिलेटेड। मैं सूर्य ग्रहण बिगाड़ रहा हूं, एक और क्वेश्चन ये आता है कि ब्लू मून किसे कहते हैं, ब्लू मून किसे कहते हैं। मैंने आपको सुपर मून के बारे में बता दिया, जब चंद्रमा और पृथ्वी सबसे नजदीक हो उसे सुपर मून कहते हैं। तब चंद्रमा 14% बड़ा दिखाई देता है, 30% चमकीला दिखाई देता है। अब आप ब्लू मून भी समझ लीजिए, क्या समझना है, ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएं, 2 पूर्णिमाएं मतलब 2 चंद्र ग्रहण हो, ठीक है। एक महीने में 2 पूर्णिमा, ठीक है। एक महीने में 2 पूर्णिमा क्या कहलाएगी, ब्लू मून कहलाएगी, ठीक है, ब्लू
मून, ठीक है, एक महीने में 2 पूर्णिमा। एक और अब एग्जामिनर नया क्वेश्चन बना के लाया कि ब्लू मून ईयर क्या है, क्या ब्लू मून ईयर। तो ब्लू मून ईयर क्या है कि एक साल में 2 महीने ऐसे हो जो ब्लू मून हो, 2 महीने ऐसे हो जो ब्लू मून हो, 2 महीने में ब्लू मून हो, 2 महीने में ब्लू मून हो, उसे ब्लू मून ईयर कहते हैं, ठीक है, ब्लू मून ईयर कहते हैं, ठीक है। और ब्लू मून तो बता ही दिया कि 2 पूर्णिमा हो एक महीने में, ठीक है। तो मतलब एक साल में 2 महीने में 4 पूर्णिमा हो, उसे क्या कहेंगे, ब्लू मून ईयर कहेंगे, ठीक है। आई होप आपका चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उपभू अपभू, चंद्रमा से रिलेटेड बाकी सभी डाउट्स क्लियर होंगे। और आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताइए कि सर कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, हमारे कोचिंग की टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, आप हमसे वहाँ टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ आपको सभी प्रकार की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।